अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा केमिस्ट्री का ऑनलाइन लेक्चर नंबर 1 है। डेट है 8/11/2024। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा एवेपोरेशन। सबसे पहले हम एवेपोरेशन को डिफाइन करेंगे। एवेपोरेशन होता क्या है? एवेपोरेशन ना किसी भी लिक्विड का खुद ब खुद वेपर्स में कन्वर्ट होना हर टेम्परेचर पे एवेपोरेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर कॉल्ड एवेपोरेशन। इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। एक मेरे पास बीकर है जिसमें ना मैंने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं कि ये मेरे पास ना लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। और उन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को ना मैंने दो डिफरेंट कलर में डिजाइन किया हुआ है। कुछ को रेड मॉलिक्यूल कंसिडर किया हुआ है और कुछ को मैं ब्लू मॉलिक्यूल कहता हूँ। अच्छा, ये जो ब्लू मॉलिक्यूल है ना, मैंने इनको लिखा है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लो है। पर आप लोगों को पता है कि एक लिक्विड है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। सबकी एनर्जी सेम नहीं होती। कुछ की एनर्जी ज्यादा होती है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और कुछ की एनर्जी लो होती है, लो एनर्जी मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल की एनर्जी किस वजह से होती है? मॉलिक्यूल की मोशन की वजह से होती है। अगर एक बीकर में पानी पड़ा है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें मॉलिक्यूल मोशनलेस है। हमें पता है कि उस बीकर में मौजूद दिख रहा होता है कि पानी स्टैंडिंग पोजीशन में बिल्कुल रुका हुआ है, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं बेटा? मूव कर रहे होते हैं। अब डेफिनेटली अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं? पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लो होगी जिसको मैंने ब्लू शो किया हुआ है। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, उनको मैंने रेड में शो किया हुआ है। अब ये लो काइनेटिक एनर्जी और हाई का क्या मतलब है? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम एवरेज निकालते हैं। कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है। तो जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी उसको हम कहेंगे हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स, वो रेड वाले। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से कम होगी, बिलो होगी, उसको हम क्या कहते हैं? लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अच्छा, जो हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है ना, जिसको मैंने रेड में शो किया, वो ना मोशन करके मूवमेंट की वजह से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से मॉलिक्यूल में से ना निकलते निकलते ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं। अच्छा, जैसे ही वो मॉलिक्यूल सरफेस पे पहुंचते हैं तो वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हैं तो लिक्विड सरफेस को छोड़ के वो गैशियस फेस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा है गैशियस मॉलिक्यूल। और ये जो मैंने येलो कलर में मॉलिक्यूल शो किए हुए हैं, ये कौन से मॉलिक्यूल है? ये गैशियस मॉलिक्यूल है, वेपर्स फेस में। तो अब देखिए ना, पहले ये लिक्विड के मॉलिक्यूल थे, अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए किस में? गैशियस मॉलिक्यूल्स में। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे? कि ये वेपर्स बन गए। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो गए, इसका मतलब लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? एवेपोरेशन कहलाता है। और ये हर टेम्परेचर पे होता है। चाहे टेम्परेचर 0 डिग्री हो, चाहे 10 डिग्री हो, चाहे 20 डिग्री हो, चाहे 80 डिग्री हो, चाहे 100 डिग्री हो। लिक्विड वाटर की बात करें, कोई भी लिक्विड हो सकता है। नेक्स्ट बेटा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर इफेक्टिंग एवेपोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एवेपोरेशन पे इफेक्ट करते हैं? बेटा, सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। अच्छा, जितना हमारे पास बीकर का साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होने का मतलब उसका डायमीटर ज्यादा होगा, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो ज्यादा मॉलिक्यूल के पास चांसेस होंगे कि वो लिक्विड सरफेस छोड़कर किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल देखिए ना, पहले मैंने बीकर लिखा था तो मैंने उसका ये डायमीटर लिखा है बेटा। अब ये जो डायमीटर है ना, इसी में से ही सिर्फ मॉलिक्यूल गैशियस फेस में जा सकते हैं। तो अगर मैं बीकर का साइज सपोज बढ़ा के यहां तक कर देता हूँ तो आप देखिए ना, वो सरफेस बढ़ गई। सपोज यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल्स भी किस में जाएंगे? डेफिनेटली वेपर्स में कन्वर्ट। अब वेपर में यहाँ से भी मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ वेपरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा बेटा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, वेपरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे जैसे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उन मॉलिक्यूल की तादाद में इजाफा होगा जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। तो अब जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ेगी तो ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास ना दो बीकर है। फॉर एग्जांपल एक ये बीकर है और एक ये बीकर है बेटा। दोनों ना सपोज कर लेते हैं कि इक्वल साइज के। इसमें भी मॉलिक्यूल है
और इसमें भी मेरे पास मालिक्यूल्स है। पहले वाले बीकर की मैं डिस्कस करता हूँ कि ये मेरे पास है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे, मीन कि ये रूम टेम्परेचर पे। जब हम रूम टेम्परेचर पे डिस्कस करते हैं हम देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ना 25 डिग्री सेल्सियस पे गैर इसके ऊपर जो वेपर्स के मालिक्यूल है ना, सपोज वो 3 है, नंबर ऑफ मालिक्यूल मैंने कम बनाए। अगर मैं इसी लिक्विड को डिस्कस करूं एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं जो गैसियस फेस में गया है उनकी तादाद क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। उनकी तादाद क्यों बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। थर्ड है हमारे पास एवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर की। ऐसे लिक्विड जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उनका रेट ऑफ वेपरेशन भी ज्यादा होगा, और ऐसे लिक्विड जिनका वेपर प्रेशर कम होगा उनका रेट ऑफ वेपरेशन भी कम होगा। बेटा ऐसे कौन से लिक्विड होते हैं जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जो मोर वोलाटाइल होते हैं। मोर वोलाटाइल का मतलब जो इजिली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोर वोलाटाइल वो होते हैं जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं। अगर कंपेयर करें ना दो लिक्विड को, तो मैं कहता हूं कि हमारे पास ना एक लिक्विड है ईथर और एक लिक्विड है एन हेक्सेन या एथेनॉल कर लेते हैं बेटा, और एक लिक्विड है मेरे पास वाटर। तो मैं तीन लिक्विड को कंपेयर कर रहा हूं, यहां पर मैं एग्जांपल लिखता हूं बेटा। एक मेरे पास है ईथर, एक है मेरे पास वाटर, और एक है मेरे पास एथेनॉल। अगर मैं इन तीन को कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा मोर वोलेटाइल जो है ना, जिसको मैं नंबर 1 दूंगा, वो है मेरे पास ईथर, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पे आएगा एथेनॉल, और तीसरे नंबर पे आएगा हमारे पास वाटर। अगर मैं ईथर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो हमारे पास है 33 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं एथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ये है 78 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ये है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, सॉरी उतना कम होगा, और जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना वेपरेशन कम होगी। और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ एवपोरेशन भी क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एवपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ विंड। बेटा हवा की स्पीड जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ वेपोरेशन उतनी ज्यादा होगी। इस बात का क्या मतलब है बेटा, जैसे ना हम कोई कपड़े वगैरह हैं उसको ड्राई करने के लिए बाहर लटका देते हैं वायर वगैरह पर, तो जिस दिन ना हमारे पास हवा चल रही होती है, एयर चल रही होती है, वो ज्यादा मूव कर रही होती है, तो उस दिन हमारे कपड़े ना जल्दी खुश्क हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है बेटा, हवा के प्रेशर की वजह से जो रेट ऑफ वेपोरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, evaporation is inversely proportional to intermolecular forces. IMF stand for intermolecular forces. जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी उसका रेट ऑफ वेपरेशन कम होगा। यहाँ पर पहले भी मैंने तीन एग्जांपल दे दी हैं, ईथर हो गया, वाटर हो गया, और एथेनॉल हो गया बेटा। अगर मैं ईथर की बात करूं तो इसमें एलडीएफ फोर्सेस पाई जाती है। एलडीएफ स्टैंड फॉर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये किसमें है बेटा, ईथर में। और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत वीक होती है। अब अगर मैं एथेनॉल की बात करूं तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अगर वाटर की बात करूं तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो क्वेश्चन ये है फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों जाता है बेटा, उसकी रीजन, वाटर में पर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, लेकिन अगर एथेनॉल की बात करूं तो पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बेटा। एक हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्गर किस में हुई, वाटर में हुई। इसी वजह से वाटर का जो एवेपोरेशन का रेट है बहुत कम होता है। अच्छा, एथेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी वीक हो गई, एक हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल हो गया, इस वजह से उसका भी रेट ऑफ एवेपोरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर मैं ईथर की बात करूं तो ईथर में एलडीएफ फोर्सेज है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज है, जो सबसे वीक है। सबसे वीक फोर्सेज होने की वजह से रेट ऑफ वेपरेशन ऑफ ईथर सबसे ज्यादा होगा बेटा। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी उतना एवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा। बेटा सेवंथ पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर है एवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एवेपोरेशन का रेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एट्थ है बेटा हमारे पास, एवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। बेटा किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। और अभी हमने पढ़ लिया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी रेट ऑफ एवेपोरेशन उतना कम होगा। तो ये कुछ 7-8 फैक्टर थे
जिनको आप बेटा डिस्कस कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको आने। बेटा ये हमारे पास टॉपिक था एवेपोरेशन का। इससे रिलेटेड ना बोर्ड के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई एवेपोरेशन काज कूलिंग? एवेपोरेशन कूलिंग क्यों काज करती है बेटा? द रीजन इज दैट व्हेन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव द लिक्विड एंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल आर लेफ्ट बिहाइंड, कि जैसे ही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो लिक्विड की सरफेस पे पहुंचते हैं। लिक्विड की सरफेस पर पहुंचने के बाद लिक्विड को लीव करते हैं, गैसियस फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बाकी लिक्विड में कौन से मॉलिक्यूल बच जाते हैं? जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फॉल, इस वजह से लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो जाता है? फॉल डाउन हो जाता है, डाउन चला जाता है। एंड हीट मूव फ्रॉम सराउंडिंग टू द लिक्विड। अब बेटा जैसे ही लिक्विड का टेम्परेचर कम होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर तो ज्यादा है, बाहर मतलब लिक्विड का कम हो गया उसकी निस्बत। तो जैसे ही लिक्विड का टेम्परेचर कम हुआ, तो लिक्विड का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर होगी, सो द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग आल्सो फॉल। तो जैसे ही सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर होगी लिक्विड में, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या हो गया बेटा? कूलिंग हो गई। तो जहां पर भी इवेपोरेशन हो रही होती है जिस लिक्विड में, वो हीट गेन कर रहा होता है। कहाँ से गेन कर रहा होता है? अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सराउंडिंग से गेन कर रहा होता है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होने की वजह से कूलिंग क्रिएट होती है। नेक्स्ट और सेकंड बेटा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है, हाउ एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना? कि हम कैसे कह सकते हैं कि एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है बेटा? अभी हमने देखा है जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो कहाँ मूव करते हैं? अपवर्ड मूव करते हैं, लिक्विड की सरफेस पे पहुंचते हैं। लिक्विड की सरफेस पर पहुंचने के बाद ही लिक्विड को लीव करते हैं। तो इसी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस से ही लीव कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि ये कौन सा फिनोमेना है बेटा? सरफेस फिनोमेना। बिकॉज मॉलिक्यूल with high kinetic energy than average kinetic energy accumulate on the surface of liquid, surface के liquid पे इकट्ठे हो जाते हैं। they overcome intermolecular forces, वो intermolecular forces को break करते हैं and escape into the atmosphere as vapor, और वेपर में एटमॉस्फेयर में निकल जाते हैं। किसकी फॉर्म में बेटा? वेपर्स की फॉर्म में। सिंस evaporation only happen on the liquid surface, हमारे पास जो एवेपोरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की सरफेस पे होती है, सो इट इज अ सरफेस फिनोमेना। इस वजह से हम कहते हैं कि ये कौन सा फिनोमेना बेटा? सरफेस फिनोमेना। तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 केमिस्ट्री का। आई होप आपको क्लियर होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपने नोट कर लेना है, जैसे ही हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम डिस्कस करेंगे बेटा।